नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी की दुनिया में उतर रहे हैं जिसका नाम मतलब सुनते ही टेक्नोलॉजी, डिजाइन और हाँ शायद एक स्टेटस सिंबल, ये सब दिमाग में आता है। एप्पल। बिल्कुल। एप्पल अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, ये तो एक कल्चरल फिनोमिनन, एक सांस्कृतिक घटना बन चुकी है। हाँ, और इसकी कहानी टेक इंडस्ट्री के इतिहास से इतनी जुड़ी हुई है कि उन्हें अलग करना ही मुश्किल है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी पूरी यात्रा दिखाती है। कैसे एक गैराज से शुरुआत हुई और आज ये दुनिया की सबसे मूल्यवान, सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक है। इसमें कई उतार चढ़ाव दिखते हैं, सफलताएं, विफलताएं भी, फिर वापसी और लगातार बदलाव, एक पूरी गाथा है। बिल्कुल। और आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं, जो विश्लेषण है, उसे आपके सामने रखें। समझेंगे कि इसकी नींव कैसे पड़ी। कौन से वो अहम मोड़ थे? हाँ, और क्या चीजें हैं जो इसे आज भी इतना इतना रेलेवेंट बनाए हुए हैं। जाहिर है हम इसके फाउंडर्स, उनके जो क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स रहे और इनोवेशन की जो सोच है उस पर खास ध्यान देंगे। ये सोचना ही कमाल का है कि कुछ लोगों का जुनून और एक अलग सोच कैसे पूरी इंडस्ट्री को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की एकदम शुरुआत से। 1976 कैलिफोर्निया, एक गराज। ये कहानी तो लगभग मिथक जैसी बन गई है ना? हाँ बिल्कुल, ये स्टार्टअप कल्चर का एक बड़ा सिंबल है। स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और थोड़े समय के लिए रोनाल्ड वेन भी थे। अच्छा। वॉजनियाक, जिन्हें वॉज भी कहते हैं, वो इंजीनियरिंग के जादूगर थे। उन्होंने ही पहला एप्पल वन कंप्यूटर डिजाइन किया, उसे बनाया। एप्पल वन? वो कैसा था उस जमाने के हिसाब से? आज के हिसाब से देखें तो बहुत ही बेसिक था। मतलब वो असल में सिर्फ एक सर्किट बोर्ड था जिसे कंप्यूटर के शौकीनों को खुद ही कीबोर्ड और मॉनिटर वगैरह लगाकर पूरा करना पड़ता था। ओह, तो मतलब आम ग्राहक के लिए नहीं था ये? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हॉबिस्ट्स, मतलब शौकिया लोगों के लिए था। लेकिन यहीं पर स्टीव जॉब्स की विजन, उनकी दूरदर्शिता काम आई। उन्होंने क्या देखा इसमें? स्रोत बताते हैं कि जॉब्स ने वॉज के इस टेक्निकल कमाल में एक बड़ी संभावना देखी कि इसे सिर्फ शौकीनों तक क्यों रखें, क्यों ना इसे एक तैयार प्रोडक्ट बनाकर आम लोगों तक पहुंचाएं। और रोनाल्ड वेन, वो जल्दी ही अलग हो गए। हाँ, वो शायद जोखिम से थोड़ा घबरा गए और उन्होंने अपना हिस्सा बहुत कम पैसों में बेच दिया। लेकिन जॉब्स और वॉस की जोड़ी ने फिर आगे का रास्ता तय किया। और फिर आया एप्पल टू, जिसने शायद पहली बड़ी सफलता दिलाई। काफी हद तक एप्पल टू जो 1977 में आया, उसे हम कह सकते हैं कि वो पहला सफल मास मार्केट पर्सनल कंप्यूटर था। अच्छा, क्या खास था उसमें? एक तो वो इस्तेमाल के लिए तैयार आता था, उसमें रंगीन ग्राफिक्स थे जो उस समय बड़ी बात थी, और सबसे जरूरी उसका आर्किटेक्चर खुला था। खुला आर्किटेक्चर मतलब ये कि बाहर के डेवलपर्स भी उसके लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बना सकते थे। जैसे वो पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम था विजीकैल्क, हाँ, सुना है उसके बारे में। वो एप्पल टू पर ही बहुत पॉपुलर हुआ और उसने इसे बिजनेस के लिए भी बहुत आकर्षक बना दिया। इसी ने कंपनी को शुरुआती फाइनेंशियल सक्सेस दी। ठीक है, लेकिन अगर हम वाकई में क्रांतिकारी पलों की बात करें तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहले 1984 का मैकिन्टॉश लॉन्च आता है। हाँ, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, वो तो एक ऐलान जैसा था। निश्चित रूप से मैकिन्टॉश सिर्फ हार्डवेयर अपग्रेड नहीं था, वो पर्सनल कंप्यूटिंग के साथ इंसान कैसे इंटरैक्ट करता है उस तरीके को बदलने की कोशिश थी। यहीं पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI और माउस आए, है ना? हाँ बिल्कुल, एप्पल ने इन्हें पॉपुलर बनाया। इससे पहले कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए वो क्या कहते हैं, कमांड लाइन पर मुश्किल कमांड्स टाइप करनी पड़ती थी। हाँ, आम लोगों के लिए बहुत कठिन था वो। तो GUI ने कैसे इसे आसान बनाया? आज तो ये बहुत नॉर्मल लगता है। सोचिए, टेक्स्ट कमांड्स की जगह स्क्रीन पर आइकॉन्स दिख रहे हैं, फोल्डर्स हैं और एक पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब माउस, जिससे आप क्लिक करके काम कर सकते हैं। विजुअल हो गया सब कुछ। हाँ, विजुअल और इंट्यूटिव यानी सहज बना दिया। यहाँ एक दिलचस्प बात है जो स्रोत बताते हैं जॉब्स का, वो जेरोक्स पार्क का मशहूर दौरा। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उन्होंने वहां GUI और माउस जैसी तकनीक देखी, लेकिन सिर्फ तकनीक उठाई नहीं। जॉब्स ने उसे आम यूजर के नजरिए से देखा और इसे सरल, सुंदर और आसान बनाने पर जोर दिया। अच्छा, मतलब जेरोक्स खुद उसे उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पाया था? नहीं, वो उस तकनीक का वैसा कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। जॉब्स ने तकनीक को अपनाया नहीं, उसे एक तरह से मानवीय बनाया। और वो मशहूर 1984 वाला सुपर बोल विज्ञापन, उसका भी तो बड़ा हाथ रहा होगा। ओ बिल्कुल, रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट किया था। वो विज्ञापन खुद में एक इवेंट बन गया था। उसमें वो IBM को बिग ब्रदर जैसा दिखाया था ना?
हाँ, स्थापित शक्तियों को दमनकारी दिखाया और मैकिन्टॉश को एक मुक्तिदाता की तरह पेश किया। उसने टेक एडवर्टाइजिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ फीचर्स के बारे में नहीं था, ये एक आइडिया, एक बगावत के बारे में था। मैकिन्टॉश को एक कल्चरल पहचान मिली उससे। हालांकि सुनने में आया है कि मैकिन्टॉश की शुरुआती बिक्री उतनी अच्छी नहीं रही जितनी उम्मीद थी, और बाद में तो जॉब्स को कंपनी छोड़नी भी पड़ी। हाँ, वो दौर मुश्किल था। बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं थी और अंदरूनी मतभेद भी थे। लेकिन उसने पर्सनल कंप्यूटिंग का भविष्य तो दिखाई दिया था, नींव रख दी थी। और फिर जॉब्स की वापसी हुई और उसके बाद आया शायद 21वीं सदी का सबसे प्रभावशाली टेक प्रोडक्ट 2007 में आईफोन। उसने तो वाकई दुनिया बदल दी। आईफोन, हाँ, ये समझना जरूरी है कि आईफोन से पहले भी स्मार्टफोन्स थे। ब्लैकबेरी थे, नोकिया के सिम्बियन फोन्स थे, विंडोज मोबाइल वाले डिवाइस थे। हाँ, वो कीपैड वाले होते थे ज्यादातर। हाँ, और अक्सर कॉम्प्लेक्स होते थे। उनका इंटरनेट एक्सपीरियंस भी लिमिटेड और थोड़ा बोझिल सा होता था, और वो ज्यादातर बिजनेस यूजर्स पर फोकस थे। तो आईफोन ने ऐसा क्या अलग किया? कई चीजें एक साथ आई। पहला तो वो मल्टी टच इंटरफेस, पिंच टू जूम जैसी चीजें उस वक्त जादू जैसी लगती थी। हाँ, वो तो था। दूसरा, एक असली वेब ब्राउजर जो डेस्कटॉप जैसी वेबसाइट दिखा सकता था। तीसरा, वो एक बेहतरीन आईपॉड भी था। लेकिन शायद सबसे क्रांतिकारी कदम था 2008 में ऐप स्टोर का लॉन्च। ऐप स्टोर, वो इतना जरूरी क्यों साबित हुआ? उसमें क्या खास था? उसने डेवलपर्स के लिए दरवाजा खोल दिया। वो आईफोन के लिए ऐप्स बना सकते थे और बेच सकते थे। अच्छा। इसने एक पूरी ऐप इकोनॉमी खड़ी कर दी। आपका फोन सिर्फ कॉल, मैसेज या वेब ब्राउजिंग के लिए नहीं रह गया। वो गेम्स, सोशल मीडिया, प्रोडक्टिविटी टूल्स, पता नहीं क्या-क्या चीजों के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया। मतलब वो सचमुच जेब में रखा कंप्यूटर बन गया। बिल्कुल। उसने मोबाइल कंप्यूटिंग की परिभाषा ही बदल दी और पूरी इंडस्ट्री को एप्पल के डिजाइन और सॉफ्टवेयर अप्रोच को फॉलो करने पर मजबूर कर दिया। इन बड़े पलों के अलावा एप्पल की जो लगातार सफलता है, उसका एक बड़ा कारण उसका इकोसिस्टम बताया जाता है। ये क्या है असल में, और ये इतना असरदार क्यों है? हाँ, ये एप्पल की स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इकोसिस्टम का मतलब है एप्पल के अलग-अलग हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज का आपस में गहरा जुड़ाव। जैसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज? हार्डवेयर में देखिए, आईफोन है, आईपैड, मैक, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स। सॉफ्टवेयर में iOS, macOS, watchOS वगैरह। और फिर सर्विसेज हैं जैसे iCloud, एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी प्लस, ऐप स्टोर, एप्पल पे, ये सब। और ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? मतलब प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है यूजर के लिए? इसका मतलब है एक सीमलेस एक्सपीरियंस, बहुत आसान अनुभव। जैसे मान लीजिए आप अपने मैक पर कोई डॉक्यूमेंट लिख रही हैं, हाँ। तो आप रास्ते में उसे अपने आईपैड पर ठीक वहीं से लिखना जारी रख सकती हैं। इसे हैंड ऑफ कहते हैं। अच्छा। या आपके आईफोन पर जो मैसेज या कॉल आ रहे हैं वो आपकी मैक और एप्पल वॉच पर भी दिख सकते हैं। एयरपॉड्स आसानी से आपके आईफोन से मैक पर स्विच हो जाते हैं। आईक्लाउड आपकी तस्वीरें, फाइल्स, नोट्स, सब कुछ आपके सारे डिवाइसेस पर सिंक रखता है। तो सब कुछ आपस में बात करता है एक तरह से। बिल्कुल, इसी को इकोसिस्टम इंटीग्रेशन कहते हैं। डिवाइस और सॉफ्टवेयर का ऐसा तालमेल कि वो एक सिस्टम की तरह काम करे। सुनने में तो ये बहुत सुविधाजनक लगता है भी, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये यूजर्स को एक बहुत कनेक्टेड और आसान एक्सपीरियंस देता है। लेकिन स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि ये एक तरह का गोल्डन केज यानी सोने का पिंजरा भी बना सकता है। सोने का पिंजरा कैसे? मतलब जब कोई यूजर एप्पल के कई डिवाइस और सर्विसेज इस्तेमाल करने लगता है तो इसके लिए इस इकोसिस्टम से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, स्विच करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, भले ही कोई और कंपनी किसी खास चीज में बेहतर प्रोडक्ट दे रही हो। ये जो स्विचिंग कॉस्ट है, ये एप्पल के बिजनेस मॉडल के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये कस्टमर को बनाए रखने में मदद करता है। ये एक दिलचस्प बात है। सुविधा बनाम एक तरह का लॉक इन। और इस पूरे इकोसिस्टम और प्रोडक्ट्स के पीछे एक चीज जो हमेशा दिखती है, वो है डिजाइन और इनोवेशन पर जोर। बिल्कुल, एप्पल की पहचान ही बन गई है उसका वो आकर्षक, मिनिमलिस्ट डिजाइन और इस्तेमाल में आसान सॉफ्टवेयर। स्टीव जॉब्स तो इस मामले में जुनूनी थे। उनके लिए ये बहुत जरूरी था। हाँ, उनके लिए प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस जितनी जरूरी थी, उतना ही ये भी जरूरी था कि वो दिखे कैसा और इस्तेमाल करने में कैसा महसूस हो। क्या स्रोत बताते हैं कि ये सोच उस समय कितनी अलग थी टेक इंडस्ट्री में? हाँ, उस समय की टेक इंडस्ट्री ज्यादातर इंजीनियरिंग और फंक्शनैलिटी पर ही ध्यान देती थी। प्रोडक्ट्स शक्तिशाली होते थे पर अक्सर दिखने में अच्छे नहीं होते थे और इस्तेमाल में मुश्किल भी। भद्दे और जटिल। हाँ, कह सकते हैं।
जॉब्स और एप्पल के जो डिजाइन चीफ थे, जॉनी आइव, उन जैसे लोगों ने इस सोच को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी सुंदर और ह्यूमन होनी चाहिए। जैसे मैक का वो एल्यूमिनियम डिजाइन। हाँ, वो यूनिबॉडी एल्यूमिनियम डिजाइन, आईफोन का ग्लास और मेटल का बैलेंस्ड इस्तेमाल, यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम के आइकन्स और एनिमेशंस, हर छोटी चीज पर ध्यान दिया गया। तो ये सिर्फ दिखने की बात नहीं थी, ये पूरे अनुभव की बात थी। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर इंटरफेस जैसे iOS और macOS उन्हें जानबूझकर सरल बनाया गया ताकि सीखना आसान हो। स्रोत ये भी बताते हैं कि एप्पल प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर भी उतना ही ध्यान देता है। अच्छा, बॉक्स खोलने का एक्सपीरियंस भी? हाँ, ताकि वो भी एक अच्छा अनुभव हो। ये सब मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाते, बल्कि एक प्रीमियम एक्सपीरियंस और एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाते हैं। और इसी के लिए लोग ज्यादा कीमत देने को भी तैयार रहते हैं। ये दिखाता है कि डिजाइन सिर्फ सुंदरता नहीं है, ये यूजर एक्सपीरियंस का एक जरूरी हिस्सा है। तो स्टीव जॉब्स के निधन के बाद अब टिम कुक के नेतृत्व में एप्पल आज कहाँ खड़ा है? क्या वो लय, वो जुनून बरकरार है? टिम कुक 2011 से सीईओ हैं। उनके लीडरशिप में एप्पल ने जबरदस्त फाइनेंशियल सफलता हासिल की है। कंपनी की वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन को भी पार कर गई। $3 ट्रिलियन? ये तो मतलब... हाँ, ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है, कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा। कुक का फोकस किन चीजों पर ज्यादा रहा है? जॉब्स से उनका नेतृत्व कैसे अलग है? स्रोत बताते हैं कि कुक ऑपरेशंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मास्टर हैं। उनके टाइम में एप्पल ने अपनी ग्लोबल प्रोडक्शन कैपेसिटी और एफिशिएंसी को बहुत बढ़ाया है। अच्छा, ऑपरेशंस पर ज्यादा ध्यान। हाँ, और साथ ही उन्होंने सर्विसेज के बिजनेस पर बहुत जोर दिया है। iCloud, एप्पल म्यूजिक, ऐप स्टोर कमीशन, एप्पल केयर, इन सबसे जो कमाई होती है वो अब एप्पल के टोटल रेवेन्यू का एक बहुत जरूरी और लगातार बढ़ने वाला हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनके दौर में जॉब्स जैसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट इनोवेशन कम हुआ है। हाँ, ये आलोचना सुनने को मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी ने मौजूदा प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने और इकोसिस्टम को मजबूत करने पर लगातार काम किया है। एप्पल वॉच और एयरपॉड्स जैसी सफल नई कैटेगरी भी उनके दौर में ही आई हैं। और भविष्य की तरफ देखें तो एप्पल किन नई टेक्नोलॉजी या एरिया पर फोकस कर रहा है? जाहिर है वो सिर्फ आईफोन पर निर्भर नहीं रह सकते। सही कहा। 3 मुख्य एरिया सामने आते हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR और सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता। AI तो पहले से ही इस्तेमाल हो रहा होगा उनके प्रोडक्ट्स में। हाँ, AI तो पहले से ही कई जगह है। सीरी वॉइस असिस्टेंट, फेस ID, फोटोग्राफी में कंप्यूटेशनल सुधार, डिवाइस पर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने में। अब जोर ऑन डिवाइस AI पर ज्यादा दिख रहा है, मतलब प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही हो ताकि यूजर की प्राइवेसी बनी रहे। और ऑगमेंटेड रियलिटी AR, इसके बारे में काफी सुनने में आ रहा है। ये क्या है और एप्पल इसमें क्या कर सकता है? AR यानी संवर्धित वास्तविकता, ऐसी टेक्नोलॉजी जो असल दुनिया के ऊपर डिजिटल जानकारी या ऑब्जेक्ट्स दिखा सकती हैं। जैसे? कोई उदाहरण सोचिए, आप अपने फोन के कैमरे से एक कमरा देखती हैं और स्क्रीन पर देख पाती हैं कि कोई नया सोफा वहां कैसा लगेगा, या किसी म्यूजियम में किसी आर्ट पीस पर फोन पॉइंट करके उसके बारे में जानकारी पाना। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि एप्पल AR में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसी बातें भी चल रही हैं कि वो भविष्य में AR ग्लासेस या हेडसेट जैसा कोई नया डिवाइस ला सकते हैं। ये कंप्यूटिंग का अगला बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है। और तीसरा आपने कहा सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता। इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये कितना जरूरी है? यह बहुत जरूरी हो गया है। दुनिया भर में पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी पर ध्यान बढ़ रहा है। एप्पल ने बड़े लक्ष्य रखे हैं, जैसे अपना कार्बन फुटप्रिंट जीरो करना, अपने प्रोडक्ट्स में 100% रिसाइकल मटेरियल इस्तेमाल करना, सप्लाई चेन को ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना। और वो इस पर रिपोर्ट भी करते हैं। हाँ, वो अपनी प्रोग्रेस पर रेगुलरली रिपोर्ट भी करते हैं। ये सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, बल्कि निवेशकों और खासकर उन युवा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भी जरूरी है जो ब्रांड की एनवायरमेंटल क्रेडिबिलिटी को महत्व देते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे एप्पल ने एक गैराज से शुरुआत की, फिर पर्सनल कंप्यूटिंग को एप्पल II और मैकिन्टोश से बदला, फिर आईफोन के साथ मोबाइल क्रांति ले आए और ऐप स्टोर से एक पूरी नई अर्थव्यवस्था बना दी। और इस सब के दौरान डिजाइन पर, यूजर एक्सपीरियंस पर और उस कसकर बुने हुए इकोसिस्टम पर लगातार फोकस रखा। और आज ये दुनिया की सबसे प्रभावशाली और मूल्यवान टेक कंपनियों में से एक है। ये यात्रा दिखाती है कि कैसे टेक्निकल एक्सीलेंस, विजनरी सोच, बेहतरीन मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग का एक अनोखा मिक्स एक जबरदस्त सफलता दिला सकता है। उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन बदलते समय के साथ ढलने और विकसित होने की क्षमता ने इसे हमेशा रिलेवेंट बनाए रखा है। वाकई एक असाधारण कहानी है। इस सब पर सोचने के बाद एक सवाल मन में आता है,
एप्पल की ये जो विरासत है, ये भविष्य के इनोवेटर्स को क्या सिखा सकती है? क्या सफलता सिर्फ एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने में है, या फिर ब्रांड की कहानी, वो इमोशनल कनेक्शन और यूजर एक्सपीरियंस, उसका महत्व शायद कहीं ज्यादा है? ये एक अच्छा सवाल है। और जैसे जैसे एआई और एआर जैसी टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम में आ रही हैं, एप्पल हमें आगे कैसे चौंका सकता है? क्या वो फिर से कुछ क्रांतिकारी पेश करेगा, या फिर जो मौजूदा सफलता है उसी को और बेहतर बनाता रहेगा? इस पर सोचना बाकी दिलचस्प होगा।